नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। कोविड-19 के कहर के बाद स्कूल्स को बंद करना पड़ा और इसका असर जो है देश के 24 करोड़ बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा। लेकिन फिर सरकार ने फौरी कदम भी उठाए और तुरंत ऑनलाइन क्लासेस की सुविधाएं जो हैं वो शुरू करने को कहा गया और अब धीरे धीरे ऑनलाइन क्लासेस का एक चलन बन पड़ा। लेकिन इसके कई नुकसान भी देखने को मिले। बच्चों पर पढ़ाई का बोझ, स्क्रीन टाइम का बोझ, पेरेंट्स और बच्चों में जो पूरे पढ़ाई को लेकर जो बोझ था वो एक अजीबोगरीब तरीके से बढ़ गया। बच्चों में चिड़चिड़ापन बढ़ने लगा, पेरेंट्स भी परेशान रहने लगे और टीचर्स की अपने परेशानी अलग होने लगी। इसके बाद सरकार से मांग की जा रही थी कि आप एक ठोस गाइडलाइंस बनाएं। तो 14 जुलाई को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से प्रज्ञाता नाम की कुछ गाइडलाइंस को जारी किया गया है और इनके जरिए सरकार का यह दावा है कि हमने कोशिश ये की है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम घटाया जाए। 1 से लेकर 8वीं और 9वीं से लेकर 12वीं तक का स्क्रीन टाइम फिक्स कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या इससे बच्चों को मदद मिलेगी? क्या वाकई में इन गाइडलाइंस के आने के बाद जो पेरेंट्स की, टीचर्स की और बच्चों की परेशानियां थी वो कुछ कम होंगी? और क्या अभी भी सरकार की ओर से ऑनलाइन क्लासेस को लेकर कुछ और कदम उठाने की दरकार है? आज हम करेंगे इसी पर चर्चा। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर लौटते हैं खास मेहमानों के साथ। कोरोना महामारी से बच्चों को जान का संकट न हो, इसलिए स्कूलों को बंद रखा गया है। लेकिन जान के चक्कर में कहीं ज्ञान का संकट न हो जाए, इसके लिए मार्च से ही ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत हुई। स्कूलों ने तो डिजिटल एजुकेशन को आज के दौर में बच्चों की सबसे बड़ी जरूरत तक बता दिया। शुरू में ऑनलाइन क्लासेस में सबको मजा आया, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ऑनलाइन क्लासेस के साइड इफेक्ट्स नजर आने लगे हैं। बच्चों और टीचर्स का स्क्रीन टाइम बढ़ने से उन्हें तनाव और थकान की शिकायत हो रही है। तो बच्चों को होमवर्क के तौर पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियो देखने पड़ रहे हैं, जिससे उन्हें सर दर्द और आंखों में समस्या शुरू हो गई है। नेटवर्क संबंधी दिक्कतों के चलते बच्चों और टीचर्स को चिड़चिड़ेपन की शिकायत आ रही है। तो वहीं पेरेंट्स लंबी क्लासेस को स्कूलों का फीस वसूलने का जरिया बता रहे हैं और सरकार से स्कूलों की मनमानियां रोकने की बात कह रहे हैं। तमाम शिकायतों का संज्ञान लेते हुए अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसमें पहली क्लास से लेकर 12वीं तक के लिए ऑनलाइन क्लासेस के समय को सीमित कर दिया गया है। प्री प्राइमरी के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास अब सिर्फ 30 मिनट की होगी। वहीं पहली क्लास से लेकर 8वीं तक के लिए 45 मिनट के 2 ऑनलाइन सेशन होंगे। वहीं 9वीं से 12वीं तक के लिए 30 से 45 मिनट के 4 ऑनलाइन सेशंस होंगे। गाइडलाइंस में पहली क्लास से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी के वैकल्पिक कैलेंडर अपनाने की सिफारिश की गई है। गाइडलाइंस में ऑनलाइन क्लासेस के दौरान फिजिकल और मेंटल ध्यान रखने पर जोर दिया गया है। गाइडलाइंस में डिजिटल एजुकेशन को लेकर 8 कदम सुझाए गए हैं, जिसमें योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, बातचीत, कार्य, निगरानी और सराहना शामिल है। गाइडलाइंस में स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग क्षेत्रों में सुझाव दिए गए हैं। इनमें मूल्यांकन की जरूरत, ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन में क्लास का वक्त, स्क्रीन टाइम, समावेश, बैलेंस्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधियों के स्तर की परेशानियों को ध्यान में रखा गया है। नई गाइडलाइंस में डिजिटल क्लास के दौरान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने पर भी जोर दिया गया है। वहीं साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या करना है, ये भी बताया गया है। एचआरडी मंत्रालय ने ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर बनाई गई गाइडलाइंस को प्रज्ञाता गाइडलाइंस नाम दिया है। इसमें प्री नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स के साथ बात करने का भी जिक्र है। कोरोना काल में स्कूल बंद होने से पढ़ाई पूरी करने का इकलौता जरिया डिजिटल क्लासेस ही रह गए हैं। लेकिन रोज आ रही शिकायतों के बाद इनकी विश्वसनीयता पर तमाम सवाल खड़े होने लगे थे। अब प्रज्ञाता गाइडलाइंस आने से न सिर्फ ये शिकायतें दूर होंगी, बल्कि डिजिटल एजुकेशन पर बच्चों और उनके माता पिता का भरोसा भी बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो प्रज्ञाता नाम से ये गाइडलाइन जो है
केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ये मानना है कि इससे बच्चों पर जो ऑनलाइन क्लासेस का जो बोझ है, क्योंकि शुरुआत में जैसा कि हमने रिपोर्ट के जरिए दिखाया, बच्चों के लिए नई चीज थी, सबके लिए नई चीज थी, तो थोड़ा सा कौतूहल इसको लेकर था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसके साइड इफेक्ट्स भी नजर आने लगे और पेरेंट्स की लगातार ये मांग थी कि स्क्रीन टाइम बच्चों का घटाया जाए, तो अब उसको सीमित करने की कोशिश की गई है। आज इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। आपका परिचय सबसे पहले करा दें। हमारे साथ हैं अपराजिता जी गौतम जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं डीपीए की। बहुत बहुत स्वागत है अपराजिता आपका। और हमारे साथ है निराली भाटिया, साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है निराली आपका। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर ओनिका मेहरोत्रा भी जुड़ेगी, जो कि कालका पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर हैं। फिलहाल अपराजिता, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा और क्योंकि पेरेंट्स की तो ये बहुत अरसे से मांग थी कि भाई रेगुलेट किया जाए, गाइडलाइंस को रिवाइज किया जाए, और इन नई गाइडलाइंस के जरिए आपको क्या विश्वास है कि बच्चों में ऑनलाइन क्लासेस को लेकर जो परेशानियां आ रही थी और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स जिन प्रैक्टिकल परेशानियों को फेस कर रहे थे, वो कुछ कम होंगी? देखिए, ये अगर मैं इस प्रज्ञता गाइडलाइंस की बात करूं, जो 46 पेज का इन्होंने बनाया है, पूरा गो थ्रू किया है, बहुत डिस्क्रिप्टिव बनाया है। अगर सच में इन गाइडलाइंस को जैसे इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसको फॉलो किया जाता है, क्योंकि इसमें एमएचआरडी ने बना के ये ऑब्वियसली ये बोला है, यूटीज और स्टेट गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से जैसा वो चाहें इसमें मॉडिफिकेशन करें, एज इट इज अडॉप्ट करना चाहें एज इट इज अडॉप्ट करें, कैसे मर्जी करें। बट जिस हिसाब से इसको हम पढ़ के देखते हैं तो उसमें ज्यादातर पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए गए हैं और पढ़ के अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने ना केवल ऑनलाइन मोड, आपका पार्शियली ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड में भी किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए, ये सारी बातें कवर की हैं। क्योंकि एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पेरेंट एसोसिएशन हमारे पास एक बड़ी समस्या ये भी थी कि ऑनलाइन मोड के टाइम पे उसके अतिरिक्त जो पार्शियल ऑनलाइन मोड की हम बात कर रहे हैं, कई बार डेटा नहीं होता और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास जीरो डेटा अवेलेबिलिटी है। मैं बात करूं तो इसमें खासकर सरकारी स्कूलों के बच्चे, क्योंकि शिक्षा केवल एक संपत्ति, परिवारों की संपत्ति नहीं है, शिक्षा तो सभी बच्चों के लिए है। तो इन गाइडलाइंस को पढ़ के आप मुझसे पूछेंगे, बहुत खुशी हुई, बहुत डिस्क्रिप्टिव है। बस उम्मीद ये है कि इस गाइडलाइंस को बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अच्छे से फॉलो करवाएं। तो मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स का क्वेश्चन था कि 8-8 घंटे सुबह 8 बजे से बैठाकर 2 बजे तक बच्चों की कंटिन्यूस क्लास हो रही थी, आप बिलीव कीजिए लंच ब्रेक तक नहीं होता था। यहाँ तक कि कुछ पेरेंट्स का ये भी कंप्लेंट हो रहा था कि मेरा बच्चा पहली या दूसरी क्लास में है बट स्कूल ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा, जबकि दूसरा स्कूल क्लास ले रहा है। तो वेरियस कंप्लेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये जो गाइडलाइंस आई हैं, तो हम इसको अगर पूरे स्टडी करें तो बहुत अच्छे से गाइडलाइंस बनाई हुई है। ऑलराइट, एक जो मसला था उसमें थोड़ा सा जो बच्चों पर जो मानसिक स्तर पर जो बच्चों पर स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से या ऑनलाइन क्लासेस में बैठने का जो सबसे बड़ा प्रभाव देखा गया निराली, वो प्रभाव था कि बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। बच्चों को डिसिप्लिन में रखना भी पेरेंट्स के लिए एक बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि बच्चा जब क्लास में होता है तो टीचर्स के साथ उसका अपना एक रिश्ता होता है और अपने हिसाब से टीचर उसे हैंडल करता है, टैकल करता है, एक डिसिप्लिन का माहौल भी रहता है। लेकिन वो डिसिप्लिन घरों में बच्चों के लिए मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है और अंततोगत्वा, अपराजिता जी इसको ज्यादा जानती होंगी, वो पेरेंट्स पर वो ज्यादा भार आता है फिर बच्चों को डिसिप्लिन में रखना। तो क्या आपको लगता है कि ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं, स्क्रीन टाइम कम कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है, ये बच्चों के कंसंट्रेशन में, उनको डिसिप्लिन में रखने में कुछ मददगार साबित होंगी ये गाइडलाइंस? जैसे अपराजिता ने भी, उन्होंने भी बताया कि यस, गाइडलाइंस एक्चुअली बहुत अच्छे से कंसीडर करके ड्राफ्ट करी हुई हैं। अगर हम इन्हें फॉलो करते हैं एंड टू एंड तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही यूज़फुल रहेंगी। बट जहाँ तक सवाल इसका आता है कि कंसंट्रेशन, तो ऑफ कोर्स यस, 45 मिनट्स मैक्सिमम एक स्पैन होना चाहिए एक स्क्रीन के साथ इंटरैक्ट करने का। सो उसमें बहुत अच्छे से हेल्प हो जाएगा, बिकॉज जितना ज़्यादा लंबा उतना एनी विच वेज आफ्टर 35-40 मिनट्स आपका कंसंट्रेशन हिलने लग जाता है, तो वैसे ही फिर क्या पढ़ा वो नहीं हो पाता है। अब घरों का माहौल ऐसा होता है कि हर घर में एक स्टडी टेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो बहुत बार बच्चे या तो सोफा पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो पोस्चर
धीरे धीरे वो स्लॉपी होके आधे से ज्यादा बच्चे तो लेट के भी क्लास अटेंड कर रहे थे। तो वो सारे डिसिप्लिन इश्यूज तो अभी भी रहेंगे, बट वो समय कम रहेगा। बट बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे स्टडी टाइम हमने कम कर दिया है स्क्रीन के इफेक्ट्स से बचने के लिए, बट यही टाइम फिर स्क्रीन ही इस्तेमाल करके एंटरटेनमेंट में यूज ना हो, इसका ध्यान देना अब ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी बन जाती है, जो दे कैन नॉट एस्केप। तो ये क्वेश्चन बिगर है कि यस, एजुकेशन वाइज आपने उसको फोकस एंड स्ट्रीमलाइन कर दिया है, ताकि जितना भी टाइम बच्चा स्कूल कर रहा है ऑनलाइन वो बहुत इफेक्टिव है। वो आईपीए की गाइडलाइन से भी मैच करता है कि यस, इतना ही टाइम होना चाहिए स्क्रीन इंटरैक्शन, बट उसके बाद वो नियंत्रण कंटिन्यू रखना कि उसके अलावा और कोई स्क्रीन इंटरैक्शन ना हो, तब जाके ये सही मायने में ओवरऑल बच्चे की मानसिक और इवन फिजिकल आईसाइट रिलेटेड इश्यूज में हेल्प करेगा। ऑलराइट, ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर ओनिका मेहरोत्रा भी जुड़ चुकी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं कालका पब्लिक स्कूल की। बहुत बहुत स्वागत है ओनिका जी आपका। ओनिका जी, आपका मैं ओपिनियन समझना चाहूंगा। जो प्रज्ञाता गाइडलाइंस आई हैं सरकार की तरफ से, और बार बार स्कूल की तरफ से भी कहा जाता रहा कि ऑनलाइन क्लासेस को लेकर आपके अपने भी रिजर्वेशंस थे। हमने देखा कि पेरेंट्स और बच्चों की तरफ से भी परेशानियां हो रही थी। क्या उन परेशानियों को, उस ब्रिज को गैप करने का काम ये गाइडलाइंस कर रही हैं? देखिए, एट द ऑनसेट मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जो अचानक लॉकडाउन हुआ, ये एक तरह से स्कूल हर एक लोग ऑफ गार्ड हो गए, कि अब पढ़ाई कैसे होएगी। डेफिनेटली दिल्ली में या इंडिया में आप ये देखेंगे कि ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ब्लेंडेड लर्निंग की तरह की जाती थी। मेजर स्ट्रेस नहीं होता था ऑनलाइन पे, हैंड्स ऑन लर्निंग एज वेल एज ऑनलाइन लर्निंग होती थी। बट टोटली ऑनलाइन में डिपेंड होना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट और टीडियस टास्क डेफिनेटली था, छोटे बच्चों के लिए भी और बड़े बच्चों के लिए भी। प्लस पेरेंट्स पे भी बहुत प्रेशर पड़ा कि वो किस तरह से मैनेज करें, घर पे 2 या 3 बच्चे होते हैं। बट हैविंग सेड दैट, बड़ा अच्छा बैलेंस टीचर्स और पेरेंट्स ने क्रिएट किया। टीचर्स ने पूरा कोऑपरेट किया, लेकिन यहाँ इसमें कमियां आई। कुछ स्कूल का टाइम टेबल 4 पीरियड्स थे, किसी के 3 पीरियड्स थे, तो रैंडम था ये। देयर वाज नो चेक्स एंड बैलेंसेस। तो इस चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करने के लिए, जाकि जैसे पोस्चर की बात किसी ने की, किसी ने कहा कि स्क्रीन टाइम ज्यादा होने के कारण आईज में स्ट्रेस पड़ता है, इन सब चीज को बैलेंस करने के लिए एक फॉर्मेट चाहिए था, और मुझे लगता है बहुत खूबी और बहुत अच्छा फॉर्मेट आया है। बट मैं फिर कहूँगी, मैं ऑलरेडी इस पैटर्न को लेकर चल गई थी, बिकॉज देखिए, हमें क्रोनिकल एज बच्चों की मैटर करती है, उनकी मेंटल वेलबींग को देखना है। इस वक्त पैंडेमिक का इतना बड़ा स्कार बच्चों के माइंड में है, वो स्ट्रेस और एंजाइटी को भी दूर करना था। तो ओवरऑल ये सारे कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए टाइम टेबल फ्रेमिंग प्लस करिकुलम डेवलपमेंट, देखिए करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, करिकुलम को बहुत ध्यान दिया हमने, उसको कट टू साइज किया और इतना कॉम्पैक्ट किया, और ऐसे किया कि पढ़ाने में जो हम टीचिंग एड्स का यूज करते हैं वो भी बच्चे को सामने दिखाई दे। कुछ ऐसा पैटर्न भी किया कि चलिए बच्चे मिलके हम सब मिलके करते हैं, टेक आउट अ पेपर एंड पेन, लेट्स ड्रॉ दिस। तो बड़ा क्रिएटिव तरीके से हमने ऑनलाइन को मैनेज किया। प्लस अब जब गाइडलाइंस आ गई हैं तो मुझे लगता है पेरेंट्स की भी क्लैरिटी हो गई है और स्कूल की भी क्लैरिटी हो गई है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तो क्लैरिटी हो चुकी है। अपराजिता जी, लेकिन बार बार जो लोगों की एक जो परेशानी या शिकायत जो इसको रह गई है, वो कह रहे हैं कि भाई आपने शुरुआत में तो ये था जैसा आपने बताया कि बहुत लंबी लंबी क्लासेस और 8-8 घंटे तक जो है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, गाइडलाइंस नहीं है, ना टीचर्स को पता ना स्टूडेंट्स को पता करना क्या है, तो बस वो क्लासेस चली जा रही हैं। अब 1.5 घंटा पर डे हो गया है। अब अगर कैप लगा दिया जाए तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि 1.5 घंटा पर डे में कितना पढ़ पाएगा बच्चा, तो ऐसे में उसकी स्टडीज पर कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, कहीं ये समय कुछ कम तो नहीं हो गया? क्योंकि शिकायतें हर चीज को लेकर आती ही हैं। देखिए, जब भी हम लोग ऐसी किसी भी एक ऑप्शन पे शिफ्ट करते हैं तो हम 100% सेटिस्फाई हो जाएं, ये संभव नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के सिचुएशन के हिसाब से मैं तो ये कहती हूँ, ये गाइडलाइन इनफैक्ट बहुत लेट आई हैं, 4 महीने लग गए, फिर भी देर आए दुरुस्त आए।
आज की डेट में गाइडलाइन आई हैं तो हमें लगता है कि पेरेंट्स अगर ये सोचते हैं कि भाई 1 घंटा 1.5 घंटा एटलीस्ट बच्चा कुछ पढ़ता है, पढ़ाई से दूर नहीं हुआ, जो हमेशा डिस्कशंस में होता है। दूसरी ये बात कि अगर बच्चे की हेल्थ टॉप प्रायोरिटी है, आप कंपटीशन मत तैयार कीजिए बच्चे के लिए कि जी दूसरा स्कूल 8 घंटे पढ़ा रहा है तो मेरा भी 8 घंटे पढ़ाए। आप ये देखिए आपके बच्चे की एज कितनी है, एज के हिसाब से टाइम लिमिट सेट करना होता है। तो थॉरो स्टडी करते मैं रिपीट कर रही हूँ, ये अच्छा बना हुआ है टाइम के हिसाब से, तो यहाँ पेरेंट्स को भी समझना होगा। बट इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जो क्योंकि आपने पेरेंट्स का कंसर्न पूछा, मैंने पूरा गाइडलाइन देखा, वहाँ एक चीज़ मिसिंग है। जब हम स्कूल की बात करते हैं, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो स्टूडेंट्स और टीचर का एक रेशो होता है। यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में जो एक समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि हमारे पास कई केसेस आए हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस में टीचर और स्टूडेंट का रेशो 1:300 पहुंच गया है। अब उसमें हो क्या रहा है, बच्चे के जो डाउट्स हैं वो 45 मिनट का जो टाइम है, बच्चे अपने डाउट्स कैसे पूछेंगे? क्योंकि आज अगर हम बात करें कि इसमें अगर टीचर को पूछते हैं तो वो कहती है बेटा आप अभी यहाँ डिस्कशन मत करो, आप ग्रुप डिस्कशन वाले में ग्रुप में आइए। तो हमारे पास ये भी कंप्लेंट आ रही है कि जब बच्चे ग्रुप डिस्कशन में जाके टीचर से पूछ रहे हैं तो वहाँ टीचर्स का जवाब नहीं आ रहा। तो अगेन ये है कि जो कम्युनिकेशन गैप है, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि टीचर्स भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, 8 घंटे की जगह उनको भी अपने टाइम टेबल के हिसाब से, एज के हिसाब से बच्चों को 1 घंटा 2 घंटा, या हमारे बड़े बच्चों के लिए तो हमारे 4 आवर्स तक जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है आपने एक बिल्कुल एक आपने सही मुद्दा उठाया है। मैं इसमें डॉक्टर मेहरोत्रा का मैं इसमें जरा टेक लेना चाहूंगा। डॉक्टर मेहरोत्रा, वाकई में मैम ये थोड़ी प्रॉब्लम तो है, क्योंकि टीचर प्यूपिल रेशियो एक कंसर्निंग इशू जरूर है, और जैसा कह रही है कि 1:300 स्टूडेंट्स के साथ टैकल करना ऑनलाइन टीचर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और बाद में उनको रिस्पॉन्ड करना व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये कैसे एड्रेस होगा मैम? नहीं, ये बहुत कम रहा है कि 300 और प्लस अगर कोई कर रहा है, वो आई डोंट थिंक सो किसी स्कूल ने इतना ज्यादा किया है। बेसिकली हर टीचर अपने क्लास नहीं भी माने मैम, अगर हम 300 नहीं भी माने, जैसे स्टैंडर्ड रेशियो जो कहा जाता है एजुकेशन में, स्टैंडर्ड रेशियो 1:30 का होना चाहिए जो क्लासेस एजुकेशन होता है, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा और ये कम होना चाहिए। 300 नहीं भी है, मैं कहता हूँ 30, 40, 50 भी है तो भी। मैंने आपको क्या कहा कि देखिए ऑनलाइन टीचिंग में ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। जैसे अगर हमने फर्स्ट हाफ क्लासेस ले ली तो सेकेंड हाफ 4 बच्चों को लेके हमने टाइम स्लॉट बांट दिया, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, सो दैट जो इंटरेक्शन होना है, पीटीएम्स होनी है, इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, करिकुलम के बारे में बताना है, मॉडल ऑफ टीचिंग बताना है। देखिए अब तो ना तो लैब्स हैं, ना ओपन ग्राउंड्स हैं, ना आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, हर कुछ ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन में उसकी क्लैरिटी कैसे हो, इसका भी टाइम टेबल टीचर्स को दिया गया है कि आप अपना जो कनेक्ट है पेरेंट्स से उसको बनाना जरूरी है। देखिए स्टूडेंट, पेरेंट्स और स्कूल, ये बड़ा अच्छा ट्रायंगल है सर। अगर इसके टाइज स्नैप अप होती हैं तो कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। तो मेजरली टीचर्स ने, आई मस्ट सैल्यूट द टीचर्स, जिन्होंने लिटरली अपने घर ओपन कर दिए बच्चों के लिए कि जब चाहें आप उनको कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बड़ा उन्होंने ओपननेस से इस चीज़ को अडेप्ट किया। यस, हिकअप्स जरूर थे और अभी भी हैं, लेकिन उसको देखिए हमें एक अब्जॉर्बिंग शॉकर की तरह लेना चाहिए कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। हर बच्चे का IQ लेवल डिफरेंट है, अंडरस्टैंडिंग पैटर्न अलग है, आपकी कॉपी चेक आप नहीं कर पा रहे, उनके टेस्ट के पैरामीटर्स भी बड़े सब्जेक्टिव हो गए हैं। ये शॉर्टकमिंग्स हैं। इसीलिए मैंने कहा कि करिकुलम को रीडिफाइन करना स्कूलों के लिए बहुत ज़रूरी था। हर किताब में कम से कम 20 या 22 चैप्टर्स होते हैं। इस वक्त वैरायटी ये थी कि कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन कैसे हो, तो उस इम्पोर्टेंस एस्पेक्ट को टीचर्स ने डेवलप किया। आपस में इन्होंने एक डेलिब्रेशन की टीचर्स ने, उसके बाद फॉर्मेट ढूंढा, जैसे मैंने किया एक्सटेंसिव थमेटिक करिकुलम, तो हर स्कूल ने अपने हिसाब से इसको डिफाइन किया, अडेप्ट किया, और बेनिफिट बच्चों को कैसे मिले वो प्रायोरिटी थी। प्रायोरिटी ये नहीं थी कि करिकुलम को रेस अगेंस्ट टाइम, वो प्रायोरिटी थी। जी जी जी।
बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूं मैम, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, फौरन हाजिर हो रहे, एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, और इसके बावजूद लोगों के मन में कुछ सवाल हैं। हालांकि अपराजिता जी जो कि पेरेंट्स एसोसिएशन की यहां पर नुमाइंदा है, उन्होंने उनका साफ तौर पर कहना है कि काफी ये एक्सटेंसिव गाइडलाइंस हैं और इनसे तमाम जो इश्यूज हैं वो एड्रेस हुए हैं। लेकिन डॉक्टर ओनिका, मैं आपसे फटाफट से क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। हमारे शोज में कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के, और ये आज के फीडबैक्स नहीं है, ये जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं तब से लोगों की ये कंसर्निंग इश्यू रहा है कि ट्यूशन फीस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस की भी फी स्कूल जो है वो पेरेंट्स से चार्ज कर रहे हैं। तो सीधा सीधा लोगों को आरोप यह है कि कहीं ऑनलाइन क्लासेस को स्कूल्स ने फीस उगाही का धंधा तो नहीं बना दिया है। ये जब इस तरह से कहा जाता है, आप उन टीचर्स की सर्विस जो वो घर पे अपना काम भी देख रही हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा रही है, प्लस स्कूल का काम भी देख रही हैं, उनकी जो सर्विसेज है, मैं तो कहती हूँ वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। जिस तरह डॉक्टर्स और नर्सेज वर्क कर रहे हैं, वो टीचर्स को भी सलाम है जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तरह अपना काम के साथ साथ अपने बच्चों का और अपने घर की, देखिए मेड्स नहीं आती, तमाम दिक्कतें उनको भी आती हैं, उसके बावजूद वो काम करा रही हैं। सवाल यहाँ होता है, देखिए स्कूल का पैरामीटर्स होते हैं, ट्यूशन फी वो डिपार्टमेंट है जिससे स्टाफ की सैलरीज जाती हैं। उसके अलावा सर मैं बड़ा क्लियर बता दूं, बाइफर्केशंस होती हैं चीजों के लिए। अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, मैम आई एम सॉरी टू इंटरप्ट मैम, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे टीचर्स वाकई में फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं एंड वी सैल्यूट देम, वी अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। लेकिन मैम उनको तनख्वाह देना, उनके नीड्स का ख्याल रखना तो स्कूल की जिम्मेदारी है। आप पेरेंट्स पर एक्स्ट्रा फीस लेकर आप पेरेंट्स पर ये बर्डन क्यों डाल रहे हैं? मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट। तो सवाल ये उठता है, दिल्ली गवर्नमेंट ने बड़ी स्ट्रिक्टली कहा है सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी भरेंगे, उसके अलावा स्कूल चार्ज नहीं कर सकता। तो स्कूलों को चार्ज नहीं करना चाहिए, ट्यूशन फी ही एक पैरामीटर्स हैं जाके उनकी सैलरी चली जाए। ऑनलाइन क्लास की बात जहाँ आ रही, पहली बात तो चार्ज नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल मेरा ये आता है कि जो हम जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट है या हम ऑनलाइन पैकेजेस देते हैं, जैसे आपके चल रहे हैं ये तमाम स्टडी एक्स्ट्रा क्लास ये चीज़ें, वो सॉफ्टवेयर पूरा लिया जाता है, पर चाइल्ड पर क्लास हमें पेमेंट करनी पड़ती है। अगर स्कूल बंद है फॉर एग्जांपल, दैट डजंट मीन कि वो सॉफ्टवेयर वाला बंदा जो हमें साल भर का पैकेज देता है उसको कहीं ना कहीं हम उसको कटिंग करेंगे। वो सॉफ्टवेयर एनुअल रिन्यूअल है, वो हमें देना ही पड़ेगा। जैसे तो स्टडी मेट हो गया, एक्स्ट्रा क्लासेस हो गए, या हमने और जो क्लासेस लगती हैं वो हम लेते हैं, पैकेजेस लेते हैं, जिसमें आपको एक तरह से यूट्यूब में और तमाम चीजों से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बच्चे अपनी फीस तो दे रहे हैं, ट्यूशन फीस जो पहले फीस देते थे स्कूल में, और बच्चे अगर स्कूल नहीं आ रहे हैं मैम जो स्कूल बच्चे नहीं जा रहे हैं उससे स्कूल का भी तो कुछ खर्चा बचा है ना। ये नहीं, देखिए संकट दोनों तरफ है, तो उस संकट के यही फिर गलती आप लोगों की। देखिए रनिंग एंड कॉस्टिंग चार्जेस क्या आपके हैं? इलेक्ट्रिसिटी अभी भी वही रेट पे दी जाएगी जो फिक्स है। लेट्स से किसी का 400 वाट जो भी पास है, यू स्टिल हैव टू पे इररिस्पेक्टिव यूज होती नहीं होती। वाटर चार्जेस यू स्टिल हैव टू पे इररिस्पेक्टिव यूज होते नहीं होते। अब देखिए मैम, शायद देखिए उस पे हम नहीं जाना चाहते आज का आपका डिस्कशन मैम, लेकिन स्कूल्स अगर बंद हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वो कहाँ चल रही है? एनीवेज हम इस पे नहीं पढ़ते मैम। ओके ठीक है मैम, ऑलराइट, मैं इस पे नहीं पढ़ता हूँ। अपराजिता जी कुछ कहना चाह रही है मैम। ओके मैम, अपराजिता जी कुछ कहना चाह रही है, मैं कमेंट करना चाहूंगी जी।
कुछ पॉइंट्स हैं जो मिसेस मल्होत्रा ने यहाँ पर कहे हैं। लाइक उन्होंने टीचर्स की बात की, टीचर्स को हम भी सल्यूट करते हैं, हमें पता है टीचर्स किस तरीके से पढ़ा रही हैं और किस तरीके से वो बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेजेंटेशंस रेडी कर रही हैं। बट मैम अभी हमने बात की ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट और टीचर रेशो की। ये टीचर रेशो इसलिए बढ़ा, आप लोग ये बोलिए इसलिए बढ़ा क्योंकि आप लोगों ने 60-70% जो एडहॉक टीचर्स थी वो फिलहाल आप लोगों ने निकाल दी, नंबर 1। दूसरी बात अभी आप लोगों ने बोली, जैसे दीपक जी ने बोला कि आईसीटी के नाम पे या कंप्यूटर के ये इसके नाम पे ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे पैसे लेके जा रहे हैं। आपने बोला सॉफ्टवेयर और एएमसी की बात की। देखिए सॉफ्टवेयर हमें समझ नहीं आता कि आप लोग वेबसाइट के लिए कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर लेते हैं जो करोड़ों में आता है। मैं भी वेबसाइट डिजाइनर हूं, हमारे यहाँ पर भी काम होता है। करोड़ों का कौन सा वेबसाइट है, आप लोगों की सिंपल वेबसाइट चल रही होती हैं। और आपने बात की कि एएमसी की, हम ये देखते हैं एक एक पेरेंट से 1000 रुपए, मैम लेट मी कंप्लीट, 1000 रुपए के आसपास अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास आपके वेबसाइट के नाम का ले रहे हैं या अपनी सिस्टम के नाम का ले रहे हैं, तो आप 2000 बच्चों से मल्टीप्लाई करते हैं मैम, वो बहुत अच्छा नंबर जाता है। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने उसका जवाब नहीं दे पाए, मैं समझ सकती हूँ, जिसमें हमने पूछा कि स्टूडेंट टीचर का रेशो क्यों कम हुआ। हम जानते हैं इसलिए क्योंकि टीचर को 4 सेक्शन क्लब करके दे दिए, क्योंकि जो 4 टीचर पढ़ाती थी 3 निकाल दी, 1 टीचर बची है। तो डॉक्टर मेहरोत्रा इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी? मेरे पास वक्त की कमी है। ऑलराइट, अपराजिता जी आपने अपनी बात रखी। डॉक्टर मेहरोत्रा बोलूंगी, डॉक्टर मेहरोत्रा, अपराजिता लेट मी टेल यू, मैं बहुत बेबाकी से बात करती हूँ, मैं बहुत ही बेबाकी से और क्लैरिटी से बात रखती हूँ। जो चीज़ सही नहीं है उसको भी मैं बहुत अच्छी तरह बोलती हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने कहा कि अगर ऑनलाइन का चार्जेस दे रहे हैं वो नहीं लेने चाहिए, तो डोंट यू टेल मी कि आप ये नहीं बोल पा रही। मैं बिल्कुल क्लियर से बोलती हूँ, क्योंकि इस वक्त हर एक पे प्रेशर है। एक सिंपैथेटिक व्यू स्कूल को भी रखना बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स को भी रखना ज़रूरी है। तालमेल है, तालमेल बिल्कुल नहीं बिगड़ना चाहिए। एटलीस्ट मैं हमेशा ये कोशिश रहती है कोऑर्डिनेशन रहे, एक कनेक्ट बना रहे। देखिए आफ्टर ऑल मैम आई एम सॉरी एंड स्पेशली सॉरी टू निराली भाटिया, मैं उनके पास आ नहीं पाया। बहरहाल ये बहस मुझे लगता है कि काफी लंबी चल सकती है, लेकिन हमारा कोशिश ये थी कि जितने भी लोगों के सवाल हैं हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करें, एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करें। और स्कूल्स को भी ये सोचना होगा कि लॉकडाउन में जो पेरेंट्स हैं उनके भी कमाई के साधन सीमित हुए हैं। स्कूल्स का जो कहा जा रहा है, स्कूल्स के साथ साथ पेरेंट्स की भी सीमित हुए हैं कमाई के साधन। और ऐसे माहौल में यदि उनको बच्चों की क्लासेस के लिए ऑनलाइन एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ती है या ज्यादा फीस पे करनी पड़ती है, तो उनके सवाल भी अपनी जगह जायज हैं। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं नई गाइडलाइंस के जरिए बच्चों का जो कोविड काल में जो 24-25 करोड़ बच्चों का जो भविष्य अधर में लटक गया था, उनको कुछ सहूलियत मिले। इसी के साथ आज मैं हमारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। डॉक्टर उनिका मेहरोत्रा, थैंक यू सो मच मैम वक्त निकालने के लिए। अपराजिता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निराली भाटिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच।